everyone, I'm Dr. Nishika. Today I am here with some tips and tricks for upcoming NEET PG. I am making this video so you can incorporate these tips and tricks in your roadmap and strategy for NEET PG 2025. तो सबसे पहला है अपना बी पॉजिटिव। तो अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसकी तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैनिफेस्टेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेगेटिविटी सबके मन में आती है, but if you will really work hard towards something, then you will definitely get it. Second point is you should focus on your preparation. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। आप अपना एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो, अपने टीचर्स डिसाइड कर लो, देन आपको उन्हीं पे रिलाई करना है। डोंट चेंज इट अगेन एंड अगेन। अ, बात ये है कि मल्टीपल जगह से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ो। रिविज़न जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कितनी बार आपने रिविज़न किए हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है ना, वो बेसिक ही पूछा जा रहा है, वो कुछ रॉकेट तो नहीं पूछ रहे हैं। तो आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको बार-बार रिवाइज़ करो और प्रॉपर्ली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाकी किसी और पे ध्यान मत दो कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे अपन को लगता है कि यार हम वो चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लेट इट बी और अपने पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और हर कोई बहुत कंफ्यूज रहता है कि हमको क्या करना चाहिए बिटवीन मेन नोट्स एंड रिवीजन नोट, कि हमको मेन नोट्स पढ़ने चाहिए कि हमको रिवीजन नोट्स पढ़ने चाहिए। तो अगर मैं अपना बताऊं तो वो सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन, ऑब्स, गायनी, सर्जरी, ये जो सब्जेक्ट थे, ईएनटी, ऑप्थेल, ये मैंने अपने थर्ड एंड फोर्थ ईयर में ही मेन नोट से पढ़ लिए थे। तो जो सब्जेक्ट मैंने मेन नोट से पढ़े थे, उनको मैंने मेन नोट से ही पढ़ा फॉर नीट पीजी, और जो सब्जेक्ट मैंने पहले नहीं पढ़े हुए थे, वो मैंने रिविजन नोट से पढ़े। क्योंकि मेन नोट्स को केवल एक बार पढ़ना इनफ नहीं है, आपको उनको बार-बार रिवाइज़ भी करना पड़ता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा होता है ना कि आपको उसको छोटा करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए। तो और आप अगर शुरू से किसी एक चीज़ को पढ़ेंगे और फिर उसको रिवाइज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था। देन मैंने मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट थे ना, उनके लिए मैरो का ही यूज़ किया था। केवल जो मेडिसिन था उसके लिए मैंने प्रेप लैडर, और जो माइक्रोबायोलॉजी था उसके लिए मैंने प्रेप लैडर, ये 2 सब्जेक्ट के लिए मैंने प्रेप को यूज़ किया था। अब ये मेरी बात हो गई। फिर अगर अपन बात करें कि क्या मेन नोट से पढ़ना बेटर है या रिवीजन नोट से पढ़ना बेटर है, तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना उससे बेटर है जिस चीज़ को आप रिवाइज़ कर पाएँ। क्योंकि जो मेन पॉइंट है ना, मेन फैक्टर जो है ना, वो रिवीजन ही है और कुछ नहीं है। तो मेन नोट्स और रिवीजन नोट्स, इन दोनों से क्या पढ़ना ज़्यादा बेटर है? तो पहले हम मेन नोट्स की बात करेंगे, फिर हम रिवीजन नोट्स की बात करेंगे। तो अगर मेन नोट्स आपने ऑलरेडी थर्ड या फोर्थ ईयर में पढ़े हुए हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हो। आपको बस अल्टीमेटली क्या करना रहेगा, उनको थोड़ा छोटा करके इतना लाना पड़ेगा कि लास्ट जो 10 डेज़ हैं, उनमें आप उनको रिवाइज़ कर पाओ। लेकिन अगर आपने शुरू से मेन नोट्स नहीं पढ़े और अब आप उनको पढ़ने बैठेंगे और आपके पास 4-5 महीने ही हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अपन को नोट्स केवल एक बार पढ़ने ही नहीं है, अपन को उसका रिविज़न भी करना है। प्लस उसमें क्या रहता है ना कि अगर किसी ने मेन नोट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और अब अगर वो रिवीजन नोट्स पढ़ना चाहता है, तो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। आपको मेन नोट्स ही पढ़ने चाहिए, एटलीस्ट उन सब्जेक्ट के जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्योंकि ऐसा आपको लगता होगा कि रिवीजन नोट्स जो है वो जल्दी पढ़ जाएंगे, पढ़ने में ईजी रहेगा, पर ऐसा नहीं है। आप नई चीज़ को शुरू से पढ़ेंगे ना, तो आपको उतना ही टाइम लगेगा। तो ये हो गए मेन नोट्स की बात। अगर अपन रिवीजन नोट्स पे आते हैं, तो जैसे कि अब 4-5 महीने ही रह गए हैं, तो आप रिवीजन नोट पढ़ सकते हैं, वो इनफ होता है। उनको बार-बार आप रिवाइज़ करो, तो दैट इज़ इनफ। लेकिन मैं बोलूँगी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑब्स-गाइनी हो गया, इन जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो मेन कोर बनाते हैं, उनके आपको मेन नोट्स भी पढ़ने चाहिए। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गए हैं। तो इतने इंटीग्रेटेड क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट अगर आप मेन नोट्स इन मेन कोर सब्जेक्ट के आपने पढ़े होंगे ना, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आगे बाकी के आप रिवीजन नोट्स पढ़ लो, उसमें कुछ नहीं है। देन अलोंग विद रिवीजन नोट्स या जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होती है ना, वो मेन मेन चीज़ है। अगर आप, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में अल्टीमेटली जाके क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस आउट कर रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
मतलब भले ही कितना भी पुराना है कि अरे पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो पीवाईक्यू ही है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यूज़ जो है वो मेजर चंक ऑफ द एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म करते हैं। भले ही वो डायरेक्टली पीवाईक्यू नहीं पूछ रहे हैं, पर वो किसी न किसी इंटीग्रेटेड वे में या क्लिनिकल वे में प्रीवियस टॉपिक को तो पूछते ही हैं। तो अगर रिवीजन नोट्स को अपन प्रॉपर्ली क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली ये भी इनफ है। तो इसके बाद मैरो में एक सेक्शन है डेल्टा एमसीक्यू डिस्कशन करके। ये जो सेक्शन है मुझे शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि रेडियोलॉजी हुआ, साइकेट्री हुआ, एनेस्थीसिया हुआ, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनके पीवाईक्यू क्या है बहुत कम होता है। और यार पूरा क्यू बैंक सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं कर सकता। तो मतलब कोई भी नहीं कर सकता, लोग करते होंगे बट हाँ ठीक है, एवरेज लोग नहीं कर सकते हैं। डेल्टा एमसीक्यू डिस्कशन वाला जो सेक्शन है वो शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है क्योंकि पीवाईक्यूज़ जो होता है ना, वो इन सब्जेक्ट के काफ़ी कम होते हैं। पर अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे ग्रिप बनानी है तो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। तो अगर आप वो एमसीक्यू डिस्कशन का सेक्शन करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने ज़्यादा क्वेश्चन उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस की है। अब दूसरी बात आती है कि देखो पढ़ते तो सब हैं, ठीक है? पर थ्योरी पढ़ना बिल्कुल भी इनफ नहीं है। आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करके देखना, उसका प्रैक्टिस करना इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम है उसमें हमें क्या करना है? हमको जाके क्वेश्चन ही लगाने हैं, मतलब एमसीक्यू ही टिक करने हैं। अपनी नॉलेज का मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है। तो बेस्ट वे टू टेस्ट योर नॉलेज इज़ बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। तो मैं एक मतलब समरी बताना चाहती हूँ कि कैसे अपन अपनी थ्योरी और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अभी से नीट पीजी 2025 तक का देखते हैं, तो हम 3 रिवीजन प्लान कर रहे हैं। समझो कि 75 डे, 45 डे एंड लास्ट 15 डेज़, ठीक है? तो अब इनको अपन कैसे प्लान करेंगे? तो पहले सबसे अपन फर्स्ट रीडिंग की बात करेंगे। तो जैसे कि अपन ना सब्जेक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट 1 है, आपने उसकी फर्स्ट रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली। फिर आप उसके 2 टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। जो कुछ अपने मॉड्यूल्स जो होता है ना, वो मेन वीडियोज़ के साथ जो रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं, आप पहले तो उनको सॉल्व कर सकते हो। सेकेंडली आपको जो पीवाईक्यूज़ हैं उस सब्जेक्ट के वो सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज़ जो होते हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पीवाईक्यू डायरेक्टली रिपीट होते हैं, पर जो प्रीवियस ईयर टॉपिक हैं वो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली रिपीट होते हैं। पर आजकल जो एग्ज़ाम है उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपन कहाँ से, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, फर्स्ट रीडिंग करी एक सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट 1 की। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो मेन वीडियोज़ के साथ जो मॉड्यूल्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, आपको जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा टफ है या इम्पोर्टेंट है उसको बुकमार्क करके रखना है, क्योंकि लास्ट में आप फिर से दोबारा सब कुछ नहीं कर सकते हो, आपको बुकमार्क तो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे फॉर फर्दर रिविजन। ठीक है? फिर इसके बाद जैसे आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया और सब्जेक्ट 3 हो गया, आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो अब इन 3 सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए ना, आपको रोज़ 1 या 2 कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करने चाहिए। कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करने का क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो सब्जेक्ट 1 हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो हम भूल गए हैं। इससे क्या रहेगा, आप किसी भी सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको लगेगा कि येस वी आर कनेक्टेड टू दैट सब्जेक्ट। तो ये हो गई फर्स्ट रीडिंग। ऐसे आपने सारे सब्जेक्ट की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। फिर अगर अपन सेकंड रीडिंग की बात करें तो सेकंड रीडिंग के टाइम हमको क्या करना है, अपन को जो अपन ने क्वेश्चन बुक मार्क किए थे उनका रिवीजन करना है, मतलब उनको फिर से लगाना है। फिर अगर आपके कुछ पीवाईक्यूज जो है वो रह गए हैं, जो आप पहले नहीं कर पाए थे, तो आपको वो करने हैं। तो उसके बाद अपने कस्टम मॉड्यूल्स तो आप कर ही रहे हो, या फिर आपको लगे कि कोई इंपॉर्टेंट क्यू बैंक है जो हमको करनी चाहिए, या फिर कोई क्यू बैंक का मॉड्यूल है तो हम वो भी कर सकते हैं। पर पूरा क्यू बैंक करना मेरे अकॉर्डिंग तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है। तो पूरा क्यू बैंक होता है ना, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन और मतलब काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, इतना याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप पूरा क्यू बैंक नहीं करना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना तो मुझे बड़ा लगता था यार मैंने तो पूरा क्यू बैंक किया ही नहीं है। पता नहीं मुझसे कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे कोई क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। एक मतलब एक फोमो रहता था कि यार पूरा क्यू बैंक कर लेते ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता। पर ठीक है, अगर नहीं हो पाया ना
क्यू बैंक पूरा तो कोई बात नहीं, प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन कर लो, मतलब पीवाईक्यू तो अपन को करने ही हैं। फिर जो रिलेटेड मॉड्यूल्स जो हैं उनको कर लो, कोई इम्पोर्टेंट क्यू बैंक है, जैसे कि कोई टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो आप वो कर लो। ऐसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्यू बैंक आप कर लोगे ना, वो भी इनफ है। आगे आप जब कस्टम मॉड्यूल प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो वो भी मतलब काफ़ी हेल्प करता है। तो ये सेकंड रिवीजन हो गया। थर्ड रिवीजन के बाद भी आपको वो बुकमार्क क्वेश्चन जो है वो उनका रिवीजन करना है, तो बुकमार्क क्वेश्चन उनका रिवीजन करना है और कुछ कस्टम मॉड्यूल्स करने हैं। कस्टम मॉड्यूल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैशटैग जो होता है रीसेंट नीड, एम्स और इमेज बेस्ड। इमेज बेस्ड क्यों? क्योंकि आजकल तो 50% क्वेश्चन जो है ना वो इमेज बेस्ड हैं, तो मतलब आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। फिर एक और चीज़ है कि जैसे आपने अपना थर्ड रिवीजन आप कर रहे हो और फिर आप चाहते हो कि आप नई चीज़ों को ऐड कर लो, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, तो ऐसा मत करो क्योंकि लास्ट में कुछ याद नहीं रहेगा। केवल वो रिवाइज़ करो जो आपने मुझे शुरू से पढ़ा हुआ है, ठीक है? और बाकी ऐसा है कि मतलब क्वेश्चन करना ना आपको थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। आप सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करो, क्योंकि जो सिलेबस है ना वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कितनी बार पढ़ लो, आप ना थर्ड रिवीजन तक भी आ जाओगे ना, तो भी आपको लगेगा कि भई हमको तो कुछ याद ही नहीं है, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। तो मतलब और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसका वेट करना कि अरे सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आराम से बैठ के क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मतलब आप ना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो। बाकी और ये मत सोचो कि अरे अभी इतना टाइम ही नहीं है, पेपर तो आने ही वाला है, अभी पेपर कितनी बार पोस्टपोन हो जाता है, तो इसके भरोसे तो बैठो ही मत कि पेपर आने वाला है, कुछ हो नहीं पाएगा। आप तो आज से स्टार्ट कर दो और बस सब हो जाएगा फिर। फिर आता है अपना कि एक्सप्लेनेशन जो है क्वेश्चंस के साथ जो रहती है, क्या उसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है? हाँ, आई थिंक उसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन है, ठीक है? वो आपने एक ऑप्शन उसका करेक्ट कर दिया, पर वो बाकी के 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं, ये पता करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ना आपकी नॉलेज बढ़ रही है। अगर आपने वो ऑप्शन कहीं और देखे या उन ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं और देखा ना, तो आपको मतलब याद आ जाएगा कि हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन हमने वहाँ पढ़ा था। तो एक्सप्लेनेशन आपको करना ज़रूरी है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, आप ये मत सोचो अरे भाई हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 5 तो गलत ही हो रहे हैं, क्या फ़ायदा है करने का? भाई आज 5 गलत हो रहे हैं, थोड़े टाइम बाद नहीं होंगे। और आप ना क्वेश्चन को एक लर्निंग टूल की तरह ट्रीट करो कि हाँ, हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और अगली बार ये क्वेश्चन आएगा ना, तो हमको गलत नहीं करना। बस ये एक एनालिसिस चल रहा है, ठीक है? कि आपको मतलब वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। ये तो मतलब पूरा हो गया कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मतलब वेट नहीं करना है, आप तो स्टार्ट कर दो। देन एक अगर अगर थोड़ा-सा मेंटल इश्यू देखा जाए अगर, तो मुझे लगता है कि पूरे प्रिपरेशन फेज़ में अपन को अपनी फैमिली के थोड़ा क्लोज़ रहना चाहिए, क्योंकि अपन वही बात है ना, इतना मेंटल मेंटल फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो आई थिंक स्टेइंग क्लोज़ टू योर फैमिली इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देन सोशल मीडिया को टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा भाई हमारे अलावा तो पूरी दुनिया इतनी खुश है, सब इतने मज़े कर रहे हैं, हम ही हैं तो हाँ बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। तो अवॉइड सोशल मीडिया बिल्कुल, मतलब इससे आपका दिमाग ना काफ़ी हेल्दी रहेगा और काफ़ी खुश रहेगा। फिर लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हेल्थ, जो अपने बॉडी का हेल्थ है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपको स्लीप प्रॉपरली लेनी है, वरना आप एंकर आ जाते इतना बर्नआउट हो जाओगे ना कि फिर आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। मतलब अल्टीमेटली आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप उसमें अच्छे से अपना 100% नहीं दे पाओगे, अपेयर ही नहीं हो पाओगे, तो फिर क्या मतलब है ये सब करने का? तो आपको अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान देना है, स्लीप को प्रायोरिटी देनी है। एटलीस्ट 6 टू 7 आवर्स तो मतलब आपको स्लीप लेनी ही लेनी है। दैट इज़ इट। आई रियली थिंक कि ये सब पॉइंट्स आपके काम आए और थैंक यू।